with white screen and I'm और मैंने छोटी विंडो हटा दी ना जिशान, हट गई ना वो छोटी विंडो जो आप कह रहे थे अभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हम्म बारिश होने लग गई यहाँ तो। चलिए, पेन, फाइन, ओके, सो आई एम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था टॉरॉइड के बारे में, सोलेनॉइड के बारे में। अच्छा, उसी के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एम्पियर्स लॉ। तो छोटी सी बात है, 10 मिनट की बात करते हैं सोलेनॉइड के ऊपर। कुछ 4 बातें सीख कर ही जाएंगे यहाँ से, अच्छी बातें हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये है मेरे पास एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से आई हैव ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बनाऊंगा मैं। तो solenoid I would make in this manner. इस तरह से मैंने ये सोलेनॉइड बनाया है इस पे। लाइक दिस। करंट गई ऐसे और यहाँ अंदर जा रही है, ऐसे कह सकते हो आप, यहाँ से बाहर निकल रही है। लाइक दिस द करंट इज गोइंग। ओके, तो यहां से अगर हम देखें, इस साइड से अगर मैं देखता हूं, तो मुझे यहाँ पे ये कौन सा पोल दिखाई दे रहा है? ये है एंटी क्लॉकवाइज। करंट का फ्लो कैसा दिख रहा है यहाँ से मेरे को? फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड इट इज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ करंट। तो आई वुड से इट इज नॉर्थ ओवर हियर। यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है साउथ, यहाँ पे साउथ आ रहा है। और ये भी बात हम जानते हैं कि जो ये सोलेनॉइड बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लूप्स। बहुत सारे लूप से बना हुआ है, मेनी लूप्स कंबाइंड टुगेदर, मेनी लूप्स कंबाइंड, तब जाके हमारा ये सोलेनॉइड बना है, टू मेक सोलेनॉइड। ठीक है, अब हर एक लूप, एवरी लूप बिहेव्स लाइक ए स्मॉल बार मैग्नेट। ये भी हम जानते हैं, छोटे छोटे लूप जो हैं काफी छोटे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ऐसे ये बिहेव कर रहे हैं, छोटे छोटे लूप। हर एक लूप एक स्मॉल बार मैग्नेट है। बहुत सारे लूप मिलके छोटे छोटे बहुत सारे बार मैग्नेट बन जाएंगे। इसका मतलब इन सभी छोटे छोटे बार मैग्नेट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? देन आई विल गेट दिस बिगर बार मैग्नेट। थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, एक बिगर बार मैग्नेट मेरे को मिलेगा। लाइक दिस। तो ये बड़ा बार मैग्नेट मेरे को मिल गया है। यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ। ठीक है, ओके। अब ये बड़ा बार मैग्नेट मेरे को मिल गया यहाँ पर, जो कि इन सब से मिल करके आया है। तो फिर इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे अपना मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। तो वी विल मेक लाइक दिस।
ऐसे बनी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, लाइक दिस, और यहाँ से निकली लाइक दिस। ओके, तो इस तरह से ये बन रही हैं। और भी निकलेंगी, काफी सारी बनते, कम बनाई है यहाँ पर। कुछ तो सीधी भी जाएंगी, लाइक दिस, सीधी जाएंगी एकदम, सीधी जाने वाली ऐसे होंगी, सीधी चली गई है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर तो हम जानते ही हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, यहाँ पे कितना होता है ये? इट इज म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे होता है। कॉर्नर्स पे कितना होता है? कॉर्नर्स पे अगर ये आइडियल है तो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडियल है ये। ओवर हियर आई एम टॉकिंग कि एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, यानी बहुत बड़ा होगा ये, बहुत बड़ा सोलेनॉइड होगा। यहाँ पे म्यू नॉट एन आई है, यहाँ पे होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू एन नॉट आई बाय 2। एन बाई टू। सिमिलरली यहाँ पे भी वही आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू, और बीच में आ गया ये। अच्छा, तो व्हाट अबाउट दिस लोकेशन, यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ये हमारा बार मैग्नेट ना बहुत बड़ा है, छोटा दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा है, लेकिन ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, इफ एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, देन वी विल से कि जो बार मैग्नेट है बहुत बड़ा होगा, ऑलमोस्ट एक बहुत लंबी स्ट्रॉ है, 1 किलोमीटर लंबी। हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाली, ऐसे अंदर इसमें एंटर करा दी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस लोकेशन पे, एट दिस लोकेशन इट विल बी जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा ये। यहाँ भी क्या आएगा? जीरो आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फील्ड लाइंस है नहीं, बहुत दूर दूर है। बिकॉज यहाँ लिख देता हूँ रीजन में, बिकॉज फील्ड लाइंस आर वेरी फार अपार्ट, बिकॉज फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट। और जब फील्ड लाइंस फार फार होती हैं बहुत, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। हमको कहना चाहिए ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होगा। ठीक है, तो आउटसाइड यानी एक्सटर्नल, यानी बाहर क्या होता है, सोलेनॉइड के बाहर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अंदर बीच में क्या होता है? म्यू नॉट एन आई होता है, कोनों पे म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है। अच्छा, तो ये है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लॉजिक पे आते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ देखते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या कहेगा? तो सपोज यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी वायर्स हैं, मेरे पास वायर्स हैं। एक वायर ये है जिसमें करंट I4 जा रहा है, एक वायर ऐसे है, I1 करंट जा रहा है, एक और वायर है, I2 करंट, वन मोर वायर, इफ आई टेक इट इज I3। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वायर्स को ये घेर लेता हूँ इस तरह से। अच्छा नहीं घेरा गया है, जस्ट अ सेकेंड। इन वायर्स को मैं कैद करता हूँ लाइक दिस, मैंने कैद कर लिया इन वायर्स को इसमें। इसको कहते हैं हम लोग एम्पीरियंस लूप। एम्पीरियंस लूप, ये एम्पीरियंस लूप है, जैसे गॉस लॉ होता है हमारा, वैसे ही ये भी है।
एम्पियर्स लॉ, इट इज ऑलमोस्ट सेम, वर्किंग जो इसकी है बिल्कुल सेम है जैसे गॉस लॉ की होती थी। तो क्या होगा इसमें, क्या करना है हमें, हमने करा क्या है, इन वायर्स को कैद कर लिया है इस एम्पीरियंस लूप के अंदर और एक वायर को छोड़ दिया है बाहर, इसको कैद नहीं किया है। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट इज कि मेरे को निकालना है, मेरे को एक बात तो पता है, देखो मैं अंशिका इसका बैकग्राउंड में ब्लैक कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को इसमें कलर की वैरायटी कम मिल रही है। ठीक है, ऐसा कर ले। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा सा ब्लैक में ना हाईलाइट ज़्यादा अच्छे से होगा, तो एक बार देखो, पसंद आएगा आपको भी, विश्वास करो मेरा। तो मैं इसमें ब्लैक फिल करता हूँ, आप देखिए ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग दिख रहा है। राहुल इज सेइंग आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन मीटिंग, तो ये मैसेज कैसे कर रहा है फिर ये। यस राहुल, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा वो वाले कलर चले गए, ब्लैक वाले, चलो इसमें दूसरा लाने पड़ेगा। स्लाइड में स्लाइड तो वही है लेकिन ब्लैक कलर में, ब्लैक में नहीं दिखेगा, नहीं जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ था पहले, इसलिए मेरे को थोड़ा सा चेंज कीजिए, करता हूँ मैं। अगली स्लाइड में करते हैं इस काम को, अगली स्लाइड में कर लेते हैं, ये काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उसको वाइट ही रहने देते हैं। ब्लैक में थोड़ा सा कंट्रास्ट ना ज्यादा दिख रहा है, छोटे छोटे कलर भी एकदम दिख जा रहे हैं, कोई छुप नहीं पा रहा है कलर, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एम्पीरियंस लूप के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये बेटर है। मैंने वायर्स ली चार, एक वायर ये है, एक वायर ये है, चार वायर ले रहा हूँ मैं। इनमें करंट जा रही है I4, इसमें जा रही है I1, I2 and here it is I3. Okay, now I have a loop which I am calling Amperian's loop. This is an Amperian's loop. हाँ जी, उल्टा दिया है मैंने इसको, ये एम्पीरियंस लूप है, यानी घेरा लगा रखा है हमने इसको। और जब घेरा लगाया होगा तो फिर घेरे की डायरेक्शन भी होती है कि आपने ये जो घेरा लगाया है इस डायरेक्शन में घेरा लगाया है, डीएल वेक्टर के थ्रू बता रहा हूं मैं। यानी आपने इन वायर्स को कैद किया है विद द हेल्प ऑफ ए वायर, वायर नहीं है मतलब वो इमेजिनरी, एक आप कह सकते हैं कि आपने घेरा है उनको, इस वे में घेरा है, इस तरह से घेरा है आपने, यहाँ से ऐसे बांधा आपने, इनको कैद कर लिया, बाउंड्री लगाई आपने। जब बाउंड्री बनाई तो ऐसे बनाई मैंने बाउंड्री, ऐसे ही बना सकता था मैं, तो मैंने पर ऐसे बनाई है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बाउंड्री बनाई है। अच्छा, एक करंट बाहर है और एक करंट अंदर है। अब आप एक यहाँ पे एक चीज देखेंगे, वो ये है कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पर, नहीं, जस्ट अ सेकेंड, कि पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सभी वायर्स की वजह से आएगी, टेली वाली वायर की वजह से भी आएगी, हमको पता नहीं है किधर आएगी, बस हम रेंडमली बना रहे हैं कि यहाँ कुछ आएगी। ये आ गया B3 की वजह से, ठीक है, और ये आ गया सपोज B4 की वजह से, यहाँ पर आ गया। और हमारा यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट ले रखा है हमने, एलिमेंट कौन सा है, यही वाला एलिमेंट है।
इट इज DL एलिमेंट, यानी कि जो हमने घेरा लगाया है उस पे घेरे पर ही हमने एक DL एलिमेंट ले रखा है, और उस जगह पर ये मैग्नेटिक फील्ड है चारों वायर्स की वजह से। B1 B2 B3 B4 है, these are this is the magnetic field at that point on the boundary, the length of the boundary at that instant I am taking as DL। अच्छा, अब बात आती है कि क्या कोई हमको ये बता सकता है कि इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं करूं B.dl करूं, यानी कि मैं कहूं तो डिटेल में बी नेट, इसको सबको सॉल्व करेंगे तो बी नेट आता है, बी नेट डॉट डी एल करो। व्हाट इज दिस बी नेट? ये बी नेट क्या है? इन सबका जो समेशन होगा दैट इज बी नेट, वो बी नेट होगा। और मेरे को क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हो गया ये B3, ठीक है। मेरे को क्या फाइंड करना है? बी नेट डॉट डी एल फाइंड करना है पूरे लूप पे, फॉर द एंटायर लूप। अगर मेरे को एंटायर लूप के लिए फाइंड करना है बी नेट डॉट डी एल, यानी इधर भी फाइंड करना है, इधर भी करना है, सब जगह करना है, कोई जगह नहीं छोड़नी जहां पे मेरे को बी डॉट डी एल नहीं करना, पूरे लूप में करना है, सब जगह। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा इस चीज का, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, तो मैं पूरे लूप के लिए कर रहा हूँ, लूप का मतलब एक पूरा चक्कर काट रहा हूँ। तो इस बात को बताने के लिए कि मैं पूरा चक्कर काट रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंबल बना देता हूँ ये गोल करके, इस तरह से। इस सिंबल का मतलब होता है कि आप पूरा ही चक्कर काटोगे, पूरे लूप का चक्कर काटोगे, सर्कुलेट करके आओगे पूरा रास्ता। अच्छा, तो बी नेट डॉट डी एल फाइंड करना है और हमको देखना है कि क्या निकल कर आएगा, यही चीज। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं फर्दर तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी वन डॉट डी एल प्लस B2 डॉट डी एल, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस B3 डॉट डी एल प्लस V4 डॉट डी एल, ऐसा लिखेंगे। ऐसा लिखा हमने। इसके बाद व्हाट वी विल डू इज, अगर हम ऐसा करें कि इन सबको अलग अलग लिख लें, V1 डॉट डी एल, V2 डॉट डी एल, यानी ओपन कर दिया ऊपर वाला ब्रैकेट, प्लस V4 डॉट डी एल, ये किया। इससे अब फायदा क्या होगा? क्यों क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हमको ये फाइंड आउट करना था बेसिकली कि ये क्या होगा। तो हमने नीचे लिखा ये, फिर लिखा ये। अब अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है ना, B1 डॉट डी एल करो, B1 डॉट डी एल। B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? I1 वायर की वजह से। तो इसकी वजह से जो आंसर आएगा दैट इज म्यू नॉट इंटू I1 आएगा सॉल्व करने पर, प्लस इसकी वजह से जो आएगा दैट विल बी म्यू नॉट इंटू I2 आएगा, एंड ड्यू टू दिस इट विल बी माइनस ऑफ म्यू नॉट इंटू I3 आएगा, प्लस इसकी वजह से जो आएगा इट विल बी जीरो, ये आएगा जीरो, क्योंकि बाहर वाली वायर है, बाहर वाली वायर है, इसकी वजह से जीरो आता है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं फर्दर, म्यू नॉट I1 म्यू नॉट I1 ये माइनस I3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको सॉल्व किया मैंने तो क्या आ गया मेरे पास, म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। अच्छा, तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसका आंसर क्या आ रहा है, मेरे को ये आ रहा है मेरे पास। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट इंटू आई नेट इनक्लोज्ड लिख सकता हूँ, आई नेट इनक्लोज्ड, कि आई नेट कितना इनक्लोज्ड है, ठीक है।
तो ये चीज आई मेरे पास यहाँ पे, फाइन। तो आई नेट इनक्लोज का क्या मतलब है? आई नेट इनक्लोज का मतलब है कि आपको जो करंट लेनी है वो इनक्लोज्ड वाली लेनी है, पहली बात तो इनक्लोज्ड वाली कौन सी है? I1 I2 I3 है। इनक्लोज वाली लेनी है, बाहर वाली नहीं लेनी है। अगर आपको बी नेट डॉट डी एल निकालना है, बी नेट डॉट डी एल निकालना है, तो जो इसका आंसर आएगा उसके आंसर में क्या लिखेंगे आप? म्यू नॉट इंटू आई नेट इनक्लोज लिखेंगे, जिसमें इनक्लोज का मतलब है कि अंदर वाली जो वायर्स हैं कितनी है जिसमें करंट जा रहा है, वो वाली वायर्स लेनी है, बाहर वाली कोई भी वायर नहीं लेनी। और नेट का क्या मतलब है? नेट का मतलब ये है कि इफेक्टिव करंट कितना पास हो रहा है वहां से। तो हम डायग्राम में देख करके कह सकते हैं कि इफेक्टिव करंट जो है वो I1 प्लस I2 माइनस I3 है, क्योंकि एक का डायरेक्शन उल्टा हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, माइनस I3। इसलिए यहाँ पे वर्ड है नेट इनक्लोज्ड। इनक्लोज भी चाहिए और नेट भी चाहिए। तो ये आंसर आया हमारे बी नेट डॉट डी एल का। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ यही कहता है, दिस इज एम्पियर्स लॉ ओनली, बी नेट dot dl is equals to mu naught I net enclosed. Ampere's law. This is Ampere's law. ठीक है। अब इसमें जो ये B है, ये सभी वायर्स की वजह से है। ये जो बी नेट है, इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है? कौन सी वायर का कंट्रीब्यूशन है? सभी वायर का कंट्रीब्यूशन है बी नेट में। तो ये जो बी है, यहाँ पे जो बी लिख रहे हैं हम, ये कौन सा बी है? यहाँ पे सारे बी हैं, ड्यू टू ऑल द वायर्स, ड्यू टू ऑल द वायर्स inside and outside, due to all the wires inside and outside। ये जो बी नेट लिख रहे हैं ना, बी नेट डॉट डी एल, इसमें बी बी कौन सा बी लेते हो आप? सारे बी तो लेते हो? ऐसा तो था नहीं कि हमने बाहर वाली वायर का बी लिया ही ना हो, लिया तो था, बी फोर डॉट डी एल कर तो रहे थे। हाँ ठीक है, तो हम ले रहे थे यहाँ पे सभी बी को ले रहे थे इसमें तो। पर इसमें जो आता है, इसमें जो आई ले रहे होते हैं, कौन सा आई ले रहे होते हैं? ये इनक्लोज वाला आई ले रहे होते हैं, इनक्लोज्ड करंट ओनली, नेट इनक्लोज्ड करंट ओनली। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में होता है अंदर वाली वायर्स की वजह से इफेक्ट, और जो लेफ्ट में है वो जो बी लिखा हुआ है उसमें सभी वायर्स का इफेक्ट होता है। बी तो सबकी वजह से आता है, पर बाहर वाले की वजह से बी डॉट डी एल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर अभी देखा होगा आपने, ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे, ये जीरो हो जाता है बी फोर डॉट डी एल, बाहर वाली वायर की वजह से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पे बेस्ड सॉल्व करते हैं, बताइएगा आंसर उसका। पहले एक रूल और इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई नेट कैसे निकाला जाएगा। आई नेट, हाउ टू कैलकुलेट आई नेट। तो क्वेश्चन जो है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट आई नेट। ये कैसे आएगा? तो रूल है इसमें, कर्ल द फिंगर्स, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड curl the fingers of right hand along the loop formation direction, along the loop formation direction, that is क्या कहने का मतलब मेरा, डीएल वेक्टर के along। then
the direction of thumb will indicate positive direction of current. ये होगा। तो ये है रूल। इसी की हेल्प से हम समझेंगे कि करंट कौन सा पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ देखो लूप का फॉर्मेशन देखिए किधर हो रहा है। लूप का फॉर्मेशन डीएल वेक्टर बता रहा है हमको। तो इसके अलावा क्या करो, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। थंब कहाँ आएगा, थंब ऊपर आएगा। अगर थंब ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेनी है। यानी इस हिसाब से I1 और I2 क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर I1 और I2 पॉजिटिव हो जाएंगे और I3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बिकॉज I1 और I2 हमारे थंब के डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव लेंगे। और I3 के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो ये काम करना होता है। एक क्वेश्चन लिया जाए, बताना इसका आंसर क्या होगा। मैंने लिया एक एम्पीरियन लूप और करंट बना रहा हूं उसमें मैं। एक करंट जा रही है ऐसे, करंट का नाम है I5 और एक करंट ऐसे जा रही है इसमें से। इट इज I4 या इसको I1 कह लेते हैं। I1 और I4 है like this is the diagram। I2 ये I3 ये हो गया। और पूछा गया है इसमें फाइंड B.dl। ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड करना है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब आपको आई इनक्लोज ही बताना है, ट्राई करो एक बार। और इसका मैं एक चीज और बता देता हूँ कि मैंने लूप कैसे बनाया है। ये भी तो बताना पड़ेगा कि घेरा कैसे लगाया हुआ है मैंने। तो मैंने घेरा लगाया हुआ है इस तरह से। तो दिस इज माय लूप डायरेक्शन, ये हो गया। चलिए कोशिश कीजिए, बताओ क्या होगा। ट्राई इट। तो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो I1 बताओ कैसा है। पॉजिटिव। ठीक है। रिगार्डिंग नाउ आई आस्क I3 बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव हो गया I3। अब बताओ I2 के बारे में, I2 के बारे में बताओ। I2 पॉजिटिव। हाँ, क्या लेंगे हम, पॉजिटिव I2 पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। I4 के बारे में बताइए जरा। जीरो ही हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
जीरो। जीरो। कैसे जीरो होगा? जितना ऊपर उतना नीचे। जितना ऊपर। पॉजिटिव। एक बार तो जा रहा है ऊपर और फिर दोबारा से नीचे आ रहा है, तो एक बार पॉजिटिव हुआ, दूसरी बार में वो नेगेटिव हो गया। तो यस, और i5 का क्या होगा? i5 का क्या होगा? इसका भी जीरो। जीरो। इसका हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये तो क्रॉस ही नहीं कर रहा है, ये क्रॉस ही नहीं कर रहा है इसलिए। यस, तो हम लिखेंगे इसमें इट इज इक्वल टू म्यू नॉट i1 प्लस i4 माइनस i4 माइनस i3 प्लस i2, ये हो जाएगा। तो म्यू नॉट i1, सर I2 की एक बार हाँ बता रहे हैं, माइनस i3, ये आ गया। अब जो i2 दिख रहा है ना आपको, ऐसे निकल रहा है और बाहर चला जा रहा है, ये देखो लूप से। तो ये वाला पोर्शन लूप को क्रॉस थोड़ी ना कर रहा है, लूप को क्रॉस तो ये वाला वायर कर रहा है। ये वाला वायर ऊपर की तरफ गया है, जब निकलता है ना तो लूप से बाहर आके निकलता है वो। तो ये वाला कैसा है, ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर गया, ऊपर जाने का मतलब ये पॉजिटिव हो गया, इसीलिए i2 को मैंने पॉजिटिव कहा है। i2 है कौन सा? ये वाला वायर है i2। मैं थोड़ा दूर बना देता हूँ, इससे कंफ्यूजन ना हो जाए i5 को लेकर के। ये है i5, ये है i2, ठीक है। तो i5 का जीरो हो जाएगा, i2 ऊपर आ रहा है ऐसे, इसलिए पॉजिटिव है। ये वाला अगर हिस्सा अगर अंदर से क्रॉस करता, ये वाला पार्ट अगर अंदर से क्रॉस करता तो हम माइनस i2 कहते, पर ये बाहर से निकल रहा है इसलिए हमने कुछ नहीं कहा है। पर वेयर एज इन दिस केस ये i4 निकलता भी इसी में से है और डूबता भी इसी में ही है, तो एक बार बाहर निकल रहा है, एक बार अंदर जा रहा है, तो इसलिए प्लस और माइनस लिखा है। तो ये आंसर इसका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखा जाए। वैसे i5 i2 को वापस बता दूं। क्यों, क्या हुआ? सुना नहीं? सुनिए क्या होता है i2 के बारे में। i2 का लूप बाहर से निकल रहा है, ये यहाँ से नहीं है, ये बाहर है ना, ऐसे ये ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, ये अंदर से जा रहा है, समझ पा रहे हो? i5 सॉरी सर। अरे हाँ, i5 का तो मैं खुद पूछ रहा हूँ आपसे कि जीरो क्यों होगा, बताओ, रीजन दो क्यों जीरो होगा। 90 डिग्री है, 90 डिग्री है और क्रॉस नहीं कर रहा है, ये बात भी सही है। अगर 90 डिग्री है तभी तो क्रॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो हम ऐसा कहेंगे कि ये क्रॉस ही नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से जो फील्ड आएगा ना, जो फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, वो वायर जो है हमारा जो लूप है उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, क्योंकि सर्कुलर होता है। i5 की वजह से जो फील्ड आएगी वो सर्कुलर आएगी, और जब इस पिंक वाले एलिप्स को क्रॉस करेगी, जब बाउंड्री को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा या नीचे होगा, तो इट विल बी मेकिंग 90 डिग्री एंगल, हमेशा 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा लूप के साथ। तो इसीलिए ये जीरो हुआ है। तो इसका क्या कारण है? थीटा 90 हुआ, कैसे हुआ? ये है अगर लूप dl, तो जो फील्ड है वो ऐसे है, इसलिए जीरो हो जा रहा है। देयरफॉर b डॉट dl जो इंटीग्रेट करूंगा मैं, जीरो आएगा। ये रीजन है, समझ में आ गया? ठीक है, ये कारण है इसका, क्रॉस नहीं कर रहा है यूं कह सकते हो। और ये बात तो हो गई है ये वाली, और क्या कह सकते हैं हम? जस्ट अ सेकेंड। और it is not crossing, it is not crossing the loop, not crossing the loop को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल और लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको बताना है इसमें, मेरे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं।
रोटेट नहीं होगा क्या? रोटेट नहीं हो रहा है। छोड़ो। तो ट्रायंगल मैंने लिया इस तरह से, यहाँ ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया हमारा। ये एंगल है 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है 90 ये तो। पर अब मैंने एक काम किया यहाँ पे, वो क्या है कि मैं यहाँ पे एक वो बना रहा हूँ, देखो आप, ये मैंने पोर्शन बनाया यहाँ पे। सेम काम मैंने यहाँ भी किया, सेम काम मैंने यहाँ भी किया। ठीक है, फाइन। एक चीज और बतानी है, वो है कि सपोज ये जो करंट है, ये जो यहाँ पे करंट ली हुई है मैंने, ये I1 है, ये करंट के बारे में बताया जा रहा है। ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको ब्लू, ये वायर है करंट की, बहुत मोटी वायर है इसलिए मोटी दिखाई हुई है। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो वायर जो है ये क्रॉस है, ये अंदर जा रहा है, ये वाला डॉट है ये बाहर निकल के आ रहा है करंट, ये वाला भी डॉट है ये भी करंट बाहर निकल के आ रहा है, और ये वायर्स हैं, दीज आर वायर्स। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये क्या चीज है? वायर, करंट के साथ ये वायर है। और ये क्या है जो मैंने बनाया है यहाँ पर? ये लूप है, ये दिस इज एम्पीरियंस लूप, जिसका फॉर्मेशन इस तरह से किया गया है, तो इट इज एम्पीरियंस लूप। एम्पीरियंस लूप। अब फाइंड करना है, फाइंड आउट B.dl। बताइए क्या होगा? निकालो आई नेट इनक्लोज, जो भी है तरीका सारा लगाओ, कितना इनक्लोज है लूप के अंदर करंट। मैं थोड़ा सा और आपको ढंग से दिखा दूं, ढंग से दिखा देता हूं उसको मैं, कि ऐसे जा रहा है लूप, ये लूप यहाँ जाके खत्म हुआ है, यहाँ पे लूप ऐसे खत्म हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे हुआ होगा ये, ठीक है। अब बताइए कि B.dl कितना आएगा? अप्लाई द लॉजिक। पहले मेरे को I1 की वजह से बताइए कि कितना इफेक्ट आएगा अगर I1 ही होता केवल, तो I इनक्लोज कितना, हाउ मच इज I इनक्लोज ड्यू टू I1? म्यू नॉट I1। गलत। सोचिए I इनक्लोज कितना है? I1 नहीं है I इनक्लोज, कुछ और है, कुछ हिस्सा बाहर भी है उसका, अंदर थोड़ी ना एम्पीरियन लूप के, सारी करंट थोड़ी ना अंदर है एम्पीरियन लूप के, बाहर भी है कुछ। I1/12। हाँ, I3 के बारे में बताओ फिर। I3 का होगा I3/6 और I2 का? I2/4 माइनस में। I2, हाँ सही कह रहे हो। तो समझ में आया क्या कह रहे हो? तो जो I1 वाली पार्ट, हाँ सेक्टर लेना है, जो सेक्टर दिख रहा है ना आपको, जो I1 का अंदर है उसमें, वो कितना हिस्सा अंदर है? 1/12 ऑफ उस सर्कल का 1/12 पोर्शन अंदर है उसके, तो करंट भी उतना ही अंदर होगा, है ना। तो फिर करंट अंदर कितना है ड्यू टू I1? इट इज I1/12। कैसे निकाला? 360/30 किया मैंने, ठीक है, 360/30 से आया। और I3 का आया, वहां पे एंगल कितना है? 60 डिग्री एंगल है I3 की लोकेशन पे, तो यहाँ पे जो कितना कितना हिस्सा अंदर है उस एम्पीरियन लूप के, तो दैट इज I3/6, एंड फॉर I2 इट इज I2/4। तो ये तरीका हमको यहाँ पे अप्लाई करना था। तो हम कहेंगे यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट
एम्पीरियन लूप तो ये है, तो पॉजिटिव डॉट डॉट वाला पॉजिटिव माना जाएगा, डॉट वाला पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि हम एम्पीरियन लूप के अलोंग अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, थंब ऊपर की तरफ आता है, यानी कि डॉट वाला पॉजिटिव हुआ, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे I1/12 प्लस I3/6 माइनस हो जाएगा ये I2/4। ये ध्यान रखना है, ये आंसर आया है इसका। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं हम इसके अगले पेज पे। इसका जरा एप्लीकेशन देखें हम, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो अभी तक तो हमने सिर्फ B.dl कितना होता है वो निकालना सीख लिया। अब एप्लीकेशन क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे काम करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि B निकालना। इसका मतलब ही क्या है, टू फाइंड आउट B। एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया, टू फाइंड आउट B। तो B कैसे निकलेगा, B तो इसमें बंद है, B.dl के अंदर कैद है। तो B कैसे निकालोगे अब आप बताओ। अगर हमको B निकालना है किसी लोकेशन पे, किसी जगह पे, कि इतना कितना B होगा, इसकी एप्लीकेशन की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको B निकालना है, तो B कैसे निकालोगे। तरीका बताया था मैंने गॉस लॉ में भी ऐसे ही, E निकालने का। गॉस लॉ से E निकालते थे एप्लीकेशन में, तो E कब निकालते थे, किस सिचुएशन में निकालते थे, कौन सी सिचुएशन होती थी जिसमें E निकाल पाते थे हम लोग। एनी आइडिया कब निकाल पाते हैं B या E, क्या बातें कही थी वहां पे मैंने। जब तो अगर नेट आप इनक्लोज करंट गिवन होगा और वो हमें तो, लेंथ पता होगी, ये सब तब निकाल। और क्या चीजें होती हैं, और क्या हम बात का ध्यान रखना होता है कि हम B निकाल पाए इजीली। सब वो एक जो शेप है वो क्लोज शेप होनी चाहिए, क्लोज शेप होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अलोंग ये डॉट प्रोडक्ट करना आसान हो हमारे लिए। हाँ। डॉट प्रोडक्ट 0 आसान डिग्री कब हो होता जाएगा है, सर। 0 डिग्री हो या 0 हो 90 हो, कम से कम डॉट प्रोडक्ट तो आसान हो जाएगा कम से कम हमारा। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे, और लूप बनाना हमारे हाथ में होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो लूप बनाना किसके हाथ में है, लूप फॉर्मेशन इज इन आवर हैंड। तो मैं लिख लेता हूं, लूप फॉर्मेशन हमारे हाथों में है, लूप फॉर्मेशन इज इन आवर हैंड, इन आवर हैंड, ये हमारे हाथ में है। जब लूप बनाना हमारे हाथ में है, तो हम लूप ऐसा बनाए ना कि B के साथ साथ चले वो लूप, जिससे कि B के साथ साथ चलेगा तो या तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। ज्यादातर कोशिश क्या करी जाए, ये कोशिश करी जाए कि आप लूप ऐसा बनाओ जो कि B के साथ साथ चले। तो तो हम क्या करेंगे, ट्राई टू मेक लूप along direction of B। सर हम कैसे पता करेंगे कि B का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन तो खुद यही कह रहा है कि फाइंड आउट B। तो B का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको। यानी कि इस एप्लीकेशन में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे B का, हमको B के डायरेक्शन के बारे में अंदाजा होना चाहिए, इसका अंदाजा होना चाहिए। We must have this knowledge. We must have knowledge of this कि डायरेक्शन क्या होगा, कितना होगा,
वैल्यू उसका वो यहाँ से एप्लीकेशन से निकलेगा, पर हमको उसके डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बस ये ना कह पाए कि कितना होगा, पर होगा इतना। ठीक है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर हमको डायरेक्शन पता होगा ना बी का, तो उसी हिसाब से हम अपना लूप बिछाएंगे कैद करने के लिए वायर को। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारा जो एंगल रहेगा, फायदा क्या होगा इससे ऊपर वाली स्टेप से? इससे जो फायदा निकलेगा क्या होगा? दिस विल मेक श्योर, दिस विल make sure that we get theta is equals to 0 degree between dl vector and b vector। इससे ये फायदा होगा हमको। अच्छा, समझ में आ गई सर बात? ज्यादा समझ में आ गई अब तो। यहाँ पे हमको क्या करना है बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लो और हम फटाफट से आंसर बताएं आपको। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम बढ़िया सा। मेरे पास है एक इनफाइनाइट वायर, मैंने ली एक इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट दौड़ रहा है ऐसे। ठीक है, इनफाइनाइट वायर है। अब आपको फील्ड निकालना है इस वायर की वजह से। तो इस वायर की वजह से आपको इसके सराउंडिंग में फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसकी वजह से फील्ड कितना होगा ये निकालना है। तो क्या करेंगे? एम्पियर्स लॉ से निकालना है। तो आपको किस बात का अंदाजा होना चाहिए कि फील्ड होगा कैसा? तो कैसा होगा फील्ड? सर्कुलर होगा, चक्कर काटता है, करंट कैरिंग वायर के चक्कर काटता है, तो फील्ड तो होगा जी सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर होगा, तो हमने ऐसा बना दिया, सर्कुलर होगा। तो ये क्योंकि हमको पता था फील्ड सर्कुलर होगा, इसीलिए हमने लूप ऐसा बनाया है। ये लूप ऐसा क्यों बनाया मैंने? मुझे किसने बताया कि लूप ऐसा ही बनाऊं मैं? मुझे फील्ड ने बताया। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि फील्ड होगा सर्कुलर इसलिए मैंने लूप ऐसा बनाया है। और इसका नाम तो हम जानती हैं क्या कहते हैं? एम्पीरियंस लूप, एम्पीरियंस लूप। और फील्ड भी कैसा ही होगा इसमें? ऐसा ही फील्ड होगा। फील्ड कैसा होगा यहाँ पर? इधर ही तो होगा फील्ड, कहीं भी देखो फील्ड ऐसे ही मिलेगा आपको, बस उसकी वैल्यू नहीं पता होगी, बाकी सब पता है इसके बारे में कि डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये है। तो ये एम्पीरियंस लूप मैंने कैसे बनाया? इस बी का अंदाजा था मेरे को कि सर्कुलर होता है, तो फिर मैंने लूप भी सर्कुलर बना दिया। इतना काम करने से मैंने अपना एक काम आसान कर लिया कि मैं बी डॉट डी एल अब आसानी से लिख पाऊंगा। वैसे होता क्या है बी डॉट डी एल? इसको पूरी स्टेटमेंट तो ये होती है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इनटू ये जो करंट है आई इनक्लोज्ड। तो आई इनक्लोज पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि हमने लूप फॉर्मेशन ऐसे बनाया है। तो थंब ऊपर दिखा रहा है और करंट भी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया म्यू नॉट आई। अब बी डॉट डी एल क्या होगा बताइए? बी डॉट डी एल इसको लिखेंगे बी डी एल कॉस जीरो लिखेंगे बराबर म्यू नॉट आई। अच्छा, अब ये बी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे हर जगह, बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू तो सेम ही होगा, जो भी होगा सेम सेम ही होगा ना मैग्नीट्यूड तो उसका, क्योंकि आप वायर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे जा रहे हो, सेम डिस्टेंस पे है, तो जो बी का वैल्यू है वो सेम होगा, तो कांस्टेंट हो गया ये, तो इंटीग्रेशन से आ गया बाहर। तो इंटीग्रेशन में क्या बचा है? सिर्फ डीएल बचा हुआ है। देखते जाइए बी क्यों बाहर आया? बी कांस्टेंट था। बी कांस्टेंट क्यों था? क्योंकि आपने लूप ऐसा चूज किया बिल्कुल उस वायर के सिमेट्रिक उतनी ही दूर पे कि बी हर जगह सेम मिल रहा है मैग्नीट्यूड में, तो बी बाहर आ गया। अब ये क्या चीज है? इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं कहूं ये रेडियस है हमारा, सपोज आर के बराबर ये आर है, तो ये क्या आएगा? डीएल। इट विल बी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर आ जाएगा
म्यू नॉट इंटू आई का वैल्यू, तो बी हो गया टोटल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। देख लीजिए, आपको याद होगा, शायद पता होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से यही आता था आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। हमने निकाला भी है ये दूसरे तरीकों से, अल्फा बीटा 90 लेकर के निकाला था हमने, तो इस एम्पियर्स लॉ से भी आ गया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन देखिए हमने, वन ऑफ द एप्लीकेशन, बोर्ड्स में आती रहती हैं चीजें, ये काम का रहता है बोर्ड्स में। ठीक है, चलिए थोड़ा और बढ़ते हैं आगे, एक दो और एप्लीकेशन लें इसकी। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आइडियल सोलेनॉइड के बारे में बात की थी। यहाँ पे देखो हम इसका आंसर निकालेंगे प्रॉपर। आइडियल सोलेनॉइड, तो दिखाता हूं मैं एक चीज, स्ट्रेट नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहां पर है यहाँ पे है क्रॉस, इट इज क्रॉस ओवर हियर, यहाँ पे है जी डॉट। लाइक दिस। तो ये बात तो श्योर है हम कि यहाँ पे करंट है, ये क्या चीज़ है, करंट है हमारे पास, ये सब क्या है, करंट का ही डायरेक्शन बताया जा रहा है यहाँ पे, ये करंट जा रही है इस तरह से। तो ये करंट कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। यहाँ की जो आंखें होंगी वो आंखें क्या कहेंगी कि आप ये कौन सा पोल बन रहा है यहाँ पे, बताओ कौन सा पोल बन रहा होगा यहाँ पे, नॉर्थ पोल, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा है साउथ पोल। तो नॉर्थ से इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस पैरेलल जाती हैं, साउथ टू नॉर्थ। हाँ जी, साउथ टू नॉर्थ जाएंगी, लाइक दिस, ऐसे जाएंगी इन दिस मैनर, और पैरेलल होंगी। आइडियल सोलेनॉइड है तो मैंने कि खत्म नहीं हुआ है अभी, और चल रहा ही होगा, ये खत्म नहीं हुआ, आइडियल है, काफी बड़ी लेंथ होगी इसकी। तो अंदर तो फील्ड क्या होता है आप जानते ही, आंसर इसका, इसका आंसर जानते ही हैं, आंसर तो उसका भी जानते थे, इनफाइनाइट वाली वायर का भी जानते थे, लेकिन हम इस एम्पियर्स लॉ से प्रूव करके दिखाते हैं इसको। यहाँ पे बी कितना होता है, यहाँ पे बी होता है 0, यहाँ पे बी आएगा 0, यहाँ बी 0 है, यहाँ पे बी क्या है हमको नहीं पता, बी कितना है ये निकालना है हमको, पर इतना पता है कांस्टेंट वैल्यू है और इस तरह से जा रहा है ये। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं अब एम्पीडेंस लूप बनाता हूँ वायर को कैद करता हुआ, तो मैंने वायर को कैद करते हुए ऐसे बनाया, ये है एम्पीडेंस लूप मेरा, ये मैंने एम्पीडेंस लूप बनाया ऐसे। ठीक है, तो ये एम्पीडेंस लूप बनाया है। अब देखो
यहाँ पे नाम कर देता हूँ मैं ए बी सी और ये डी, इस तरह से ए बी सी डी। तो व्हाट अबाउट, हमको निकालना है बी डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड आई नेट इस एम्पीरियन लूप के अंदर। अब ये एम्पीरियन लूप मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, स्क्वायर क्यों बनाया है? बिकॉज मेरे को मालूम था फील्ड इधर इस तरह से है, तो मेरे को पैरेलल ले जाना बेहतर रहेगा। अच्छा, मैं पैरेलल ले गया इसको सी से लेके डी तक, बिल्कुल अलोंग द बी। पर फिर मैं ऐसे क्यों ले गया? क्योंकि मुझे लूप तो बनाना ही है पूरा, मेरे तो बस एक लाइन बनी है ऐसे। और फिर मैंने परपेंडिकुलर क्यों ले गया? परपेंडिकुलर इसलिए ले गया क्योंकि मुझे यहाँ पे भी आसान होगा बी डॉट डी एल निकालना, कि यहाँ पे क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। ये बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं ऐसे खींचते हुए ले आया, यहाँ पे भी ऐसे खींचते हुए ले आया। और फिर बाहर तो आप कैसे भी बना लो, क्योंकि बाहर तो फील्ड है ही नहीं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे निकालनी है ये फील्ड कितनी होगी, ये वाली फील्ड कितनी होगी। इसका डायरेक्शन इधर है मुझे पता है, और मेरे लूप का डायरेक्शन कैसा है, लूप मैंने कैसे बनाया है, लूप मैंने ऐसे बनाया है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई लूप फॉर्मेशन, ऐसे है इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो अब मेरे को जब ये लिखना होगा ना ये वाला पार्ट, तो मैं कैसे लिखूंगा, बी डॉट डी एल, ये कहां से कहां तक होगा, ए से लेके बी तक का निकालना है, प्लस बी से लेके सी तक का भी निकालना होगा, प्लस सी से लेके डी तक, प्लस डी से लेके ए तक। मुझे करना है बी डॉट डी एल, तब जाके मैं क्या कहूँगा, म्यू नॉट आई नेट, ये कहूँगा। अब मैं देखूँ इसको, इस वाले पार्ट को ए से लेके बी तक, इसको मैं क्या कहूँगा, जीरो कहूँगा। क्यों जीरो कहूँगा, बिकॉज यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, देयरफॉर इसलिए पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। और बी से लेके सी तक क्या कहूँगा मैं, बी से लेके सी तक में मेनली क्या कहूँ मैं, ये भी जीरो ही कहूँगा। पर इसका कारण क्या होगा जीरो कहने का, इसका कारण होगा कि बी परपेंडिकुलर टू डी एल, देयरफॉर cos 90 जीरो हो गया, ये कारण था। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसका मैं क्या कहूँगा कारण, यहाँ पे क्या होगा, सी से लेके डी तक। तो पहले मेरे को ना लेंथ बनानी पड़ेगी इस स्क्वायर की, मैंने लेंथ भी तो नहीं बनाई यहाँ पे, मैंने तो बस लिख दिया ऐसे। तो ये लेंथ है इसकी एल, ये लेंथ एल ले लेते हैं, मैं एल ले लेता हूँ उस लेंथ को। अब यहाँ पे क्या आएगा, सी से लेके डी तक क्या आएगा, बी, और बी डॉट डी एल हो रहा है ना यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन करेंगे हम बी डॉट डी एल, सो इट विल बी हाउ मच, बी इंटू एल, इट विल बी बी इंटू एल। एक सेकेंड, तो ये आएगा, सर ABCD लूप का वो क्या है, प्लेन क्या है? प्लेन, यही प्लेन है, ये प्लेन है, इसी प्लेन में है ये। XY नहीं, हाँ एक्स वाई ऐसे, ये बन नहीं रहा, रुको जरा सेकंड यहाँ पर। इसका हाँ, ये एक्स वाई लूप प्लेन है इसका, एक्स और ये वाई ऐसा कह लो, इस प्लेन में रखा हुआ है ये। तो इसको ये सी से लेके जो डी तक आएगा ना, सी से लेके डी तक जाऊंगा मैं, तो ये बी इंटू एल आएगा सिर्फ, और प्लस बी डॉट डी एल, इसका क्या आएगा दोबारा से आंसर इसका, ए से डी से लेके ए तक जा रहे हैं, डी से लेके ए तक जा रहे हैं, तो ये फिर से जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 हो रहा है, बी परपेंडिकुलर टू डी एल है, और बराबर आ गया म्यू नॉट आई नेट। अच्छा, तो पूरे इस फिगर में सिर्फ यही बच रहा है बी एल, तो ये हो जाएगा बी इंटू एल बराबर म्यू इंटू आई नेट। अब आई नेट कितना है बताएंगे, अब कैसे बताएंगे हम आई नेट कितना है, क्योंकि इसकी एक खासियत हमको ना हमेशा दी जाती है, खासियत क्या दी जाती है, एन दिया होता है,
एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कितने टर्न्स मिल जाएंगे हमको यहाँ पे? कितने टर्न्स होंगे यहाँ पे, कैसे पता चलेगा? तो n इंटू एल, इससे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे एल लेंथ में, नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे एल लेंथ में। और सपोज इसमें कितनी करंट जा रही है? इसमें करंट आई जा रही है, ये भी करंट कितनी है? आई करंट है। ये सब कितनी आई करंट है ये? क्योंकि वायर घूम घूम के जा रही है ना, तो करंट तो सब में सेम ही जा रही है वायर्स में। तो टोटल कितनी करंट इनक्लोज हो गई इसके अंदर? तो 1 2 3 4, ऐसा लग रहा है 4 करंट यहाँ पे इंक्लोज हुई हैं। पर हम कैसे कहेंगे इसको? n इंटू एल। एन इंटू एल क्या बता रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स बता रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आई से, तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई कर दूंगा तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये एल से ये वाला एल कैंसिल हो गया, तो बी कितना आ रहा है? बी आ जाएगा हमारा म्यू नॉट एन आई। देख लो, वही आ गया रिजल्ट दोबारा से जो हमने पहले पढ़ा था। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ऐसा लॉजिक हमने लगा करके इस काम को कर लिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें तो पूछो, चुपचाप सर वो मत बैठो। बी ए बी वाला जीरो कैसे हुआ? बी ए बी वाला जीरो इसलिए होगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इसीलिए आउटसाइड है, इसीलिए आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है आइडियल सोलेनॉइड में। डाउट कोई? यस, जोया पूछ रही थी शायद से। यस सर, हो गया क्लियर वो वाला। भार जीरो है इसलिए हमने ऐसा लिखा। अंदर हमको पता करना था, पर अंदर हमको मालूम है कांस्टेंट है और डायरेक्शन उसका इस तरफ है, तो हमने निकाल लिया। तो ये था। आगे बढ़ते हैं और इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब कुछ नया एप्लीकेशन देखते हैं जो कि हमने नहीं पढ़ा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, चलो। एक सेकंड रुकना जरा आप लोग। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। और अगला एप्लीकेशन अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिएगा। अब ये काम का होता जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ का। ओहो, कैसा बन गया ये। ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस भी ले लेता हूं मैं। थिकनेस भी है। एक सेकेंड, ये बारिश की वजह से पानी आ रहा है, मैं गेट बंद कर दूं। जस्ट अ सेकेंड।
चलिए, तो इनफाइनाइट लेंथ का मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, इसमें करंट कैसे जाएगी? इसमें करंट भी मैंने दिया हुआ है, करंट कैसे फ्लो कर रही है? तो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इसमें से जा रही है करंट होकर के, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ना यहाँ से, इसमें से करंट जा रही है, समझते जाइएगा। अब काम का चीज शुरू हो गया है। अच्छा, ये बात तो ठीक है। तो ये थोड़ा सा थिक हॉलो सिलेंडर है, और ये कैसा है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये काफी बड़ा है। और ये जो करंट जा रही है, ये जो करंट जा रही है, ये आई है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, अभी इनफाइनाइट अगर सिलेंडर है तो मेरे दो इंटरेस्ट हैं इसमें, क्या क्या चीज निकालने का इंटरेस्ट करेगा मेरा, ये मैं क्या चीज निकाल पाऊँ? एक इनसाइड लोकेशन और एक होगी आउटसाइड लोकेशन। तो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे आउटसाइड लोकेशन फर्स्ट। तो आउटसाइड लोकेशन है ये वाली, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया इन आउटसाइड। और मैं एक बनाता हूँ इनसाइड लोकेशन भी। इनसाइड होगी यहाँ पे ऐसे, ये इनसाइड हो गया लोकेशन। तो इनसाइड लोकेशन, आउटसाइड लोकेशन, मुझे फील्ड निकालनी है, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट इनसाइड लोकेशन। इसका रेडियस मेरे को दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर। मुझे निकालना है इस रीजन के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ये लिखेंगे। अब आई इनक्लोज, बताओ इस ग्रीन वाले में है क्या कुछ? आपने बना तो दिया, तो क्या होगा इसका आंसर? आई इनक्लोज कितना होगा बताइए? जीरो। हाँ, जीरो हो जाएगा। तो इनसाइड वाली लोकेशन के लिए तो हो गया जीरो। अब यहाँ पे कुछ भी कर ले, अब ये कुछ भी हो जाए, ये बात भी हम जानते हैं। एक बात क्या है वो ये भी जानते हैं हम कि क्योंकि हमने ये बिल्कुल ऐसा लिया हुआ है, तो b इंटू 2πr, ये जो रेडियस लिया है मैंने यहाँ पे ऐसा रेडियस लिया हुआ है, ये r हो गया। तो b इंटू 2πr की उम्मीद थी मेरे को, मैं क्या करके बैठा हुआ था? b इंटू 2πr करके पहले से तैयार बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो फील्ड आएगा ऐसे आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक नेचर है तो फील्ड मेरे को लग रहा था सर्कुलर आएगा। तो मैं ये तैयार होकर के पहले से बैठा हुआ था, पर मेरे को बाद में पता चला कि राइट में तो क्या है, जीरो हो रहा है, आई इनक्लोज तो था ही नहीं हमारे पास। तो फिर b क्या हो जाएगा? ये जो b है ये हो जाएगा जीरो, इट विल बी जीरो, सिंपल। तो अंदर हो गया जीरो, कोई करंट ही नहीं है अंदर। अब बात करते हैं हम दूसरे लोकेशन की, आउटसाइड वाले रीजन की। तो आउटसाइड वाला रीजन क्या कह रहा है? आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर, यानी कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यानी कि अगर मैं बात करूं तो R ये है इस वक्त, इसकी बात हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से वही करना चाहता हूँ कि B.dl क्या आएगा बताइए? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज तो लिखेंगे आप। हाउ मच इज आई इनक्लोज्ड? यस गर्ल्स, लेट गर्ल्स स्पीक। यस एनीवन? क्या होगा अगर मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूं? तो देख लीजिए आप, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आउटसाइड वाले रीजन के लिए मैंने चक्कर बनाया, एक गोला बनाया, ये मैंने डीएल लिया इस तरफ, ऐसे बनाया है मैंने। तो कितना इंक्लोज है करंट इसके अंदर? इसके अंदर कितना क्रॉस करते हुए जा रहा है?
सर 0। इसके अंदर से देखिए, इसके अंदर से बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीन वाले के अंदर से 0 था, बट व्हाट अबाउट दिस पिंक वाला लाइन जो है, ये यहाँ से कितना जा रहा है, इसमें से क्रॉस होकर के आई जा रहा है ना, दिखा तो है मैंने आई, क्या आई करंट है, ठीक है, तो ये जा रहा है आई, तो यहाँ आ जाएगा सिंपली आई। अब व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये क्या हो जाएगा, b इंटू 2πr हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, ये b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये तो बिल्कुल इनफाइनाइट वायर जैसा ही तो हो गया, सेम एज इनफाइनाइट वायर। सेम एज इनफाइनाइट वायर, और होना भी चाहिए इनफाइनाइट वायर जैसा, क्योंकि बाहर वाली लोकेशन के लिए ये सिलेंडर आपको कैसा लगेगा, होना भी चाहिए इनफाइनाइट वायर जैसा। ऑब्वियस, ऑब्वियस है, ऑब्वियस भी है, ऑब्वियस, बिकॉज फॉर आउटसाइड रीजन, फॉर आउटसाइड रीजन इट लुक्स लाइक इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की जैसा दिखता भी है, ऑब्वियस भी है, तो इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये बहुत आसान सा केस था हॉलो सिलेंडर वाला। इसका जरा ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ कैसा रहेगा इसका, B वर्सेस R का बनाए अगर हम, तो B वर्सेस R का ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा बनेगा कुछ, ये B हो गया और ये है R। तो अंदर तो क्या था, स्टार्टिंग में 0 ही था, अंदर तो स्टार्टिंग में 0 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0। उसके बाद क्या हुआ है फिर अचानक से, उसके बाद अचानक से भार की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया R इज इक्वल्स टू कैपिटल R के बराबर। और जैसे ही मैं भार वाले पॉइंट की बात करूंगा, आउटसाइड वाले रीजन की, तो क्या होगा, वो 1/r की तरफ वेरी कर रहा है, देख लीजिए। तो दिस इज B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, दिख रहा है हमको साफ साफ, यहाँ दिख तो रहा है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ पे B है 0, तो ये ग्राफ आ गया इसका, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पे एक और एप्लीकेशन देखते हैं बढ़िया सा। अब बात करेंगे हम कौन से सिलेंडर की, अब बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर। ये है इंपॉर्टेंट काफी, इनफाइनाइट लेंथ सॉलिड सिलेंडर, इनफाइनाइट लेंथ सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर है, तो देखिए बनाते हैं सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर बनाया मैंने, अब इसमें से जो करंट जा रही है ना टोटल, दैट इज I, ये जो रेडियस है दैट इज R, ये R रेडियस है। वही सब बातें करनी है हमको, इनसाइड लोकेशन पे बताना है फील्ड, आउटसाइड बताना है। आउटसाइड का क्या कहोगे आप बताओ, आउटसाइड को तो वही कहोगे ना, सेम एज इनफाइनाइट वायर, क्योंकि जैसे ही मैं आउटसाइड आ जाऊंगा तो ये बात मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि ये हॉलो सिलेंडर था या सॉलिड था या इनफाइनाइट वायर थी। आउटसाइड लोकेशन के लिए तो मेरे को इनफाइनाइट वायर जैसा ही लगेगा। तो सारी जो इसमें ध्यान देना है हमको, वो देना है ध्यान इनसाइड वाले लोकेशन पे। इनसाइड वाले लोकेशन पे मैं जाऊं अगर, तो मैं एक बनाता हूँ, मैंने बनाया है ये एम्पीरियन लूप, ये एम्पीरियन लूप बनाया मैंने, सॉरी यहाँ पे नहीं बनाते, इसको नीचे बनाते हैं।
यहाँ पे बनाते हैं। ये रहा एम्पीरियन लूप, ठीक है, ये एम्पीरियन लूप है मेरा। अब मैंने एम्पीरियन लूप बोला ही क्यों बनाया, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना गोली होती हैं, तो गोल बनाना ही बेहतर रहा मेरे को। यहाँ पे गोल होती हैं इसलिए मैं ज़्यादातर गोली होती हैं तो गोल मैंने बना दिया अंदर, इस उम्मीद में कि अंदर जो होंगी फील्ड लाइंस चक्कर काट रही होंगी गोल गोल, तो मैंने बना दिया एम्पीरियन लूप। कितनी रेडियस का बनाया? मैंने बनाया r रेडियस का, ठीक है। लूप का डायरेक्शन किधर लिया? ये लूप का डायरेक्शन लिया। ये सब चीज़ आप जान चुके हैं हम लोग कि लूप का डायरेक्शन लेना होता है ऐसे। अच्छा, कितना करंट पास हो रहा है इसमें से, कैसे बताएंगे? बताइए कितना करंट पास हो रहा है, ये कैसे बताओगे? बात बताओ, कितना करंट पास हो रहा है इसमें से? हाउ विल यू से कितना करंट पास हो गया इस लूप में से? तो आप ऐसा कहेंगे पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट जाता है? कैपिटल आई करंट जाता है ना। पूरे सिलेंडर का एरिया कितना है? ये एरिया दिख रहा है ना आपको सामने से, जहाँ से करंट होकर जा रहा है, ये पाई आर स्क्वायर है। इस पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट जा रहा है? आई जा रहा है। अगर एरिया 1 होता तो कितना करंट जाता? इतना करंट जाता। और अगर एरिया पाई छोटा आर का स्क्वायर है तो कितना करंट जाएगा? That is I by pi r square into pi छोटा r का स्क्वायर. So it will be I r square upon capital R square. So this is I dash which is coming out of this I dash. ये ध्यान रखो। क्लियर हो गई बात? अब मैं क्या कहूँगा यहाँ पे एम्पीरियंस लूप के हिसाब से, बाय एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ for inside point, for inside point yani r is less than equals to r. So I will say mu naught I enclosed. So how much is I enclosed? It is mu naught into I dash. And how much is b dot dl? It will be b into 2 pi r. ये हो जाएगा। अच्छा, तो b बराबर क्या आ जाएगा? इट इज म्यू नॉट आई डैश बाई 2 पाई आर। अब व्हाट इज दिस आई डैश? यू पुट द वैल्यू ऑफ आई डैश, इट इज आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर अपॉन ये कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो आ जाएगा म्यू नॉट आई, एक आर से आर चला जाएगा, एक आर से आर को ले जाओ तो वी आर लेफ्ट विद म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर. Can you see this? It is 2 pi r square. So here I can say b is directly proportional to r. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि b is directly proportional to r. Other form of writing this. Other form, just a second. Other, दूसरी क्या फॉर्म है इसको लिखने की? तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, b is equals to mu naught I by r square क्या होता है? I by pi r square क्या होगा? It is current density. जो निकल रही है ना करंट वहां से, वो पाई आर स्क्वायर एरिया से निकल रही है, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया करंट डेंसिटी. तो आई विल राइट ओवर हियर म्यू नॉट जे आर अपॉन 2. तो म्यू नॉट जे आर अपॉन 2 भी हमको क्या बता रहा है? वही चीज बता रहा है. तो मैंने आई बाई पाई आर स्क्वायर को क्या लिखा है? करंट डेंसिटी लिखा है. इट इज करंट डेंसिटी. ओके, ये आ गया. ठीक है, ये चीज़ लिख दी मैंने यहाँ पे. तो ये तो था इनसाइड पॉइंट के लिए. फॉर आउटसाइड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें फॉर आउटसाइड पॉइंट, तो हम बात जानते हैं, ये तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है. फॉर आउटसाइड पॉइंट तो b क्या होगा? b
we all are aware of this. It is 2 pi r. तो here b is inversely proportional to 1 upon r, ऐसा लिखते हैं। और इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो अब ग्राफ बनाना आसान है। ग्राफ इज सिंपल नाउ। तो यहाँ हो गया b, ये हो गया r, ग्राफ होगा ऐसे लाइक दिस। तो ये पॉइंट है r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। उसके बाद क्या होता है, ग्राफ इज 1 अपॉन r कितना वेरी करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड हियर b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये हो गया जी ग्राफ इसका, ठीक है, म्यू नॉट जे r बाई 2। तो देख लो इसको। तो हमने ये चीज़ें कर ली, दोनों चीज़ें देख ली हमने यहाँ पर अच्छी तरह से कि क्या होगा क्या नहीं। क्लियर है? तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, जो कि ख़त्म हो गया। एम्पियर्स लॉ फिनिश, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं एम्पियर्स लॉ में। इनके बारे में अंदाज़ा होना चाहिए, काफ़ी फेमस रहते हैं केसेस। चलिए और देखा जाए कुछ। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला काम हमने कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अभी हम सारे केसेस में क्या किया हमने, सभी केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड ही निकालते हुए आ रहे हैं, बार मैग्नेट की वजह से निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं। तो बेसिकली आवर आइडिया वाज टू फाइंड फील्ड ओनली। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे असर क्या होता है आसपास की दुनिया में या आसपास के, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है? चार्ज प्रोड्यूस करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखा हो तो क्या होता है, उस पर फोर्स भी लगता है। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस चार्ज पे क्या लगता है, हम कहते हैं फोर्स लगता है सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस भी कौन करता है? चार्ज ही करता है, ठीक है। यानी जो चीज प्रोड्यूस करती है वही चीज उस पर फोर्स भी लगाती है, ठीक है। तो यानी सेम बात अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए कहूं, चलता हुआ चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो चलता हुआ चार्ज ही पे ही फोर्स भी लगेगा। समझ रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि अगर चलता हुआ चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो चलते हुए चार्ज पे भी लगेगा फोर्स इफ इट इज प्लेस्ड इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम सेइंग। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्रोड्यूस करता है, रखा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने कोई दूसरा चार्ज रख दिया तो उस पर फोर्स भी लग जाता है। तो यही बात हम यहाँ पे करेंगे। दैट इज 4th पेज, इफेक्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। If a moving charge is placed in magnetic field, then it experiences force due to magnetic field given by force Fm। Fm का मतलब मैग्नेटिक फोर्स,
क्या है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला? इट इज Q V क्रॉस B। यहां से आएगा फोर्स, यानी चलते हुए चार्ज पे जो फोर्स लगेगा लेस देन मैग्नेटिक फील्ड, वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, ध्यान रख सकते हैं हम इसको। अब एग्जांपल ले, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कैसे फोर्स लग रहा होगा। तो कुछ बातें करते हैं इस पे, कुछ और चर्चा करते हैं। V क्रॉस B, जब हम V क्रॉस B करते हैं तो आपको पता है जब भी आप A क्रॉस B करते हो, थोड़ा सा रफ में लिखता हूँ इस चीज़ को मैं, कुछ इंफॉर्मेशन देनी शायद भूल गए होंगे आप। अगर यहाँ पे A है वेक्टर और यहाँ पे B है वेक्टर, B वेक्टर है, तो जो मैं लिखता हूँ ना C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो C वेक्टर किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा उसका? इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। इज दिस नॉलेज क्लियर टू यू? क्या आपको पता है बात कि जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। C इज इक्वल टू A क्रॉस B अगर मैंने करा तो जो C का जो डायरेक्शन होगा, जो C जहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ये C है, तो वो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इज इट क्लियर? पता है कि नहीं पता? कोई हाँ ना बोलिए, मेरे को मालूम है ये बात? Yes, sir. हाँ, यस सर। C इज परपेंडिकुलर, मैं बोर हो जाता हूँ ऐसे, बोलते रहा करो कुछ ना कुछ बस। C इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ये बोथ भी कैसा बन रहा है, बोथ A एंड B, ठीक है, ये रूल है क्रॉस प्रोडक्ट का। अच्छा फाइन, तो हम ये कह सकते हैं ना, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इस बात को, इस बात से क्या कहेंगे, FM इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड FM इज परपेंडिकुलर टू B। ये बात क्लियर है? परपेंडिकुलर होगा, सही बात है। Yes, sir. अच्छा ओके, तो ये ऐसा है। अगर ऐसा यहाँ पे मैंने लिख दिया कि परपेंडिकुलर है, तब तो फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि AM, सॉरी एक्सेलरेशन, जस्ट अ सेकेंड, एक्सेलरेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा V के, ये भी कह सकता हूँ, और एक्सेलरेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा B के, ये भी कह सकता हूँ। सेम बात ही तो है ये, Yes, sir. क्योंकि फोर्स जहां होता है, फोर्स बराबर ma लिखते हो ना आप, ma लिखते हो तो मास का तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए a भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा v के, और a क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा b के। ध्यान रख लें, यहाँ पे एक ही चीजें हैं, दोनों सेम सिमिलैरिटी है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सेम बातें हैं, सेम ओनली, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो इसमें से सवाल आते हैं, इसमें बहुत सवाल आते हैं और फंसोगे आप, देखना सवाल आएंगे और बोलोगे सर कैसे करूं मैं, फिर मैं बताऊंगा आपको तो कैसे होगा ये। तो ये बात, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूं कि क्या सवाल कैसे आता है, सवाल कैसे बनता है इसमें, सवाल कैसे आएगा। तो ऐसे होगा, किस बेसिस पे आएगा वो, इस टॉपिक पे आएगा कि अगर आपका A और V परपेंडिकुलर है, देन A डॉट V क्या आएगा बताइए, 0। अगर आपका A परपेंडिकुलर है, ये बात आपको पता चल गई, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 लिख दिया। और दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि A डॉट B अगर मैं करूं तो भी 0 आएगा। इस पे सवाल आते हैं, ध्यान रखिए, सवाल आए हैं इस पर। कैसे आए हैं सवाल, एग्जाम्पल भी दे देता हूं उसका। देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, एक्सेलरेशन दिया हुआ है पार्टिकल का, कैसे दिया हुआ है, 2x i कैप 10 j कैप प्लस 5 k कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज, बड़ा स्टाइल से कहेगा वो,
velocity of charge particle is 3 I cap minus 2 J cap plus 10 K cap. Okay, find the value of x. Find value of x ये पूछेगा। अब आप क्या करेंगे, आप कैसे निकालें यार x को, ये तो फंस गए हम। और ये है इन मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख देगा इन मैग्नेटिक फील्ड में ये सब चीजें देखी गई। तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, आप कहेंगे अगर ये सब काम मैग्नेटिक फील्ड में हो रहे हैं तो ये बात तो ऑब्वियस है, अगर ये काम मैग्नेटिक फील्ड ही कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में हो रहे हैं, तो ए डॉट वी क्या आएगा, 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। तो ए डॉट बी करो, क्या करेंगे, ए डॉट बी करना जानते ही हम, कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो, तो वी विल गेट 6x minus 20 plus 50 is equals to 0। तो 6x किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी -30, यानी x कितना आ जाएगा, -5। तो x का वैल्यू इज -5 आंसर। ऐसे आएंगे सवाल, ध्यान रखना, ऐसा मिलता है इस पे, ठीक है। तो इस पे भी हो सकता है, इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। मैंने तो v लिया, a लिया, b भी ले सकता था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेता। तो ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो ये बात तो हजम हो गई। टाइम कितना हो गया है, टाइम है 39। चलिए और देखते हैं। अब करते हैं बात वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है, सॉरी, वर्क डन होता है F डॉट डी आर, ये होता है वर्क डन। F है ये मैग्नेटिक वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ M dV फोर्स, ठीक है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या, FM डॉट, हम जानते हैं ना V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है dr बाई dt, हम ये लिखना जानते ही हैं। तो dr क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूँ, v dt से लिख दूँ यहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या देख सकता हूँ मैं, FM डॉट, यहाँ आ रहा है v और बाहर क्या आ गया, dt। बताओ ये आंसर क्या आएगा, ये कितना आएगा, क्या आएगा इसका वैल्यू, 0 तो क्या हो गया, 0 हो गया। यानी वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0। मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, आपके सामने है। इसका मतलब 0 हो गया, लग भी रहा है और 0 भी है वर्क डन। तो कैसा होगा पाथ, चार्ज का पार्टिकल, चार्ज का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सोचिए आप, फोर्स लगते हुए भी 0 में वर्क कर रहा हो तो कैसी सिचुएशन दिख सकती है आपको। जैसे वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है कि नहीं होता, जब हम पत्थर को घुमाते हैं, टेंशन लग रहा होता है पत्थर पे, फिर भी वर्क डन 0 होता है, टेंशन का क्यों होता है, सर चार्ज का पाथ जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि सर्कुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड के पाथ का जो, चार्ज का जो पाथ होगा ना, वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं फोर्स लगते हुए अगर वर्क डन 0 हो रहा है तो हमेशा पाथ सर्कुलर होता है। देयरफॉर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर इन प्रेजेंस ऑफ, उसकी मौजूदगी में
प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखें किसी चीज की मौजूदगी में अगर वक्त जीरो होए तो पाथ सर्कुलर ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इस पे चर्चा आगे की जाएगी, अभी रोक देते हैं क्योंकि आगे बढ़ना फिर और 20 मिनट चाहिए हो जाएगा उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, बाय।